अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज माय आप आए। प्लेजर, थैंक यू आप, थैंक और सर आज हम अगर ट्रम्प साहब से शुरू करें, एक यू। उनकी क्लिप बड़ी वायरल है और उसमें वो यही कह रहे हैं कि जो हमास के अगर किसी को हमदर्दी है तो उससे निकाल दिया जाएगा, स्टूडेंट वीजा भी कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? आरसू, जिस तरीके से डेमोक्रेसी डिक्लाइन में है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना ही बहुत मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह ये है, अमेरिका जो है वो जमहूरियत से बहुत दूर जा चुका है। यहाँ पे ये देखें कि 3 साल कोई सारा सारा कंट्री सोया पड़ा था, 3 साल कुछ नहीं हुआ। जब अब उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी डिक्लेयर की है, जब से उनके पोल ऊपर आ रहे हैं बाइडेन से, 91 चार्जेस उन पे लगाए गए, 91 चार्जेस। तो उनको जेल में जाएंगे या कुछ और होगा। और दूसरा, रिपब्लिकन पार्टी जिस तरीके से आपस में लड़ रही है एक दूसरे के साथ, आपने स्पीकरशिप पे जो हालत देख रही है, आज भी लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि रिपब्लिकन दोबारा इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन जीत सकेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, वो कहा उन्होंने ठीक है। अब उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। अगर आपको अफगानियों से प्रॉब्लम है, आप अफगानियों को निकाल रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर जो लोग अमेरिका की पॉलिसी और इनकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते, आप उनको निकालने पे सारी दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड। अब डबल स्टैंडर्ड क्या है? वेस्ट का हालात देखें। वेस्ट रशिया को रोजाना सारा दिन क्रिटिसाइज करता है कि यूक्रेन के ऊपर आप बम मार रहे हैं, बम। लेकिन यहां पे जो इजराइल बम मार रहा है उसके ऊपर, गाजा के ऊपर, तो वेस्ट सारा साथ खड़ा है। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड है। अब ये आखिरी सूरज इनके डूब रहे हैं, इनके हालात जो है बिल्कुल खराब है। अब उनमें देख लें, टोनी बिल्किन साहब सारी दुनिया में हर कंट्री में 2-2 दफा जा चुके, किसी ने घास नहीं डाला, बल्कि 2+2 किया है। भारत में जाके वापसी पे डॉक्टर जयशंकर ने एक थप्पड़ भी मार दिया उनके मुंह पे। उनका चलो निकलो यहां से। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है अमेरिका अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं है। ये जाती दफा उन्होंने तोहफे में दिया उनको। तो दर हकीकत अब जो, और दूसरा सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहूंगा मैं, जब आपने अमेरिका की इंटरनल बात की तो उस पर बात कर भी लेते थोड़ी सी। एफबीआई के हेड ने अगले दिन यहाँ पे एक बयान दिया है, आज से 2 हफ्ते पहले। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी का कोई और वाकया होने वाला है। इन्होंने कह दिया। अब वो कैसे होने वाला है? इन्होंने खुद ही किया सारा कुछ। बॉर्डर जो है वो बिल्कुल वाइड ओपन है। इस वक्त आप अगर किसी एयरपोर्ट पे आए तो 3 घंटे लगते हैं क्लियरेंस लेने में, क्योंकि वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर ही नहीं बैठे होते। 1-2 बंदे होते हैं वहां बैठे हुए, और सामने हजारों के हिसाब से लोग खड़े हैं लाइनों में, मरीज मर रहे हैं, लाइनों में दुनिया लगी। बॉर्डर खुला है बिल्कुल। आप बॉर्डर पे जाएं, आपको एक वेलकम पैकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है, आपको जो जिस तरह कहते हैं ना, कहते हैं जी आए बिस्मिल्लाह, आप आए तशरीफ लाएं। फ्री जहाज के टिकट, फ्री आपको बसों में बिठा के जहां जाना चाहते हैं आपको ले जाते हैं। और यहां पे मैंने अगले दिन सबसे बड़ी, जो मुझे सबसे एक तशवीशनाक बात थी, लोग जाके जर्नलिस्ट वीडियोस बना रहे हैं बॉर्डर पे। उन्होंने तकरीबन 15-20 लोग बैठे हुए थे उसके बॉर्डर के ऊपर। तो जर्नलिस्ट अमेरिकन उससे हर एक से पूछता है कि तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो। हर एक से, जब शुरू के 10-15 लोग थे वो सारे ईरानी थे। अब मुझे ये बताएं, ईरानी आ रहे हैं, सीरियन आ रहे हैं, फलस्तीनी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, ये इंटीग्रेशन पे बिलीव ही नहीं करते। ये आके अमेरिका में अमेरिकन आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। यहां पे मैं बता चुका हूं कि 2-3 वाकयात दहशतगर्दी के हुए हैं, जो अफगानी सेकंड जनरेशन के किए यहां पे, जो यहां की पैदावार थे। क्योंकि घर में माताजी पिताजी सारा दिन जिहाद की तालीम देते हैं, वीकेंड पे मस्जिद में भेज दिया जाता है, और वो मस्जिद में बैठा हुआ मौलवी, हाई स्कूल भी नहीं होता, वो फिर आके जिहाद का टीका लगाता है। चले, फिर ये हमारी बदनसीबी है, क्या इसका हो सकता है? और लिबरलिज्म, इस पे एक मैं चीज ये कहना चाहूंगा कि आज सुबह भी मेरी नजर से गुजरी, और मैं इस चीज पे बड़ा अरसे से, मेरे पहले भी मेरा इसको कई दफा अमेरिका में यह कहा जाता है, रोनाल्ड रेगन जो कि एक बहुत सक्सेसफुल प्रेसिडेंट थे यहाँ के, उन्होंने कहा था, इफ फाशिज्म कम्स टू अमेरिका इट विल कम इन द नेम ऑफ लिबरलिज्म। तो वो फाशिज्म आ चुका है यहाँ पे। देखें, अब फलस्तीन के हक में जो मर्जी कर जाएं काले गोरे, यहां पे उनको खुली छुट्टी है। लेकिन अपने इलेक्शन के ऊपर एहतजाज किया है, अगलों ने 18-18 साल सजा दे दी।
तो ये अमेरिका के अंदर इस वक्त आप डेमोक्रेट हैं, आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं, आप एलबीजीटी कम्युनिटी से, आपके पास लाइसेंस टू किल है 007। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं, आप रिपब्लिकन हैं, तो मेरे मोहतरम बाइडेन साहब ने कहा था दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। तो ये इसमें अमेरिका में फिर, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो रोजाना कोई ना कोई इस तरह का बयान छोड़ते हैं जिससे वो फिर वो मजे लेते हैं बाद में टीवी पे आके, और इनकम भी है उनकी यही है कि उनको लोग डोनेट करते हैं, बल्कि वो जितने ज्यादा अदालतों में जाते हैं उतनी उनको डोनेशन ज्यादा मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो मैं खासकर डिफेंस की जब मैं बात कर ही रहा था, तो इस पे मैं एक और नई दो चीजें मेरी नजर से गुजरी जो खबर थी कि पाकिस्तान और चाइना जो है नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। जी बिल्कुल। सी गार्डियन उसका नाम है, और साथ आईएमएफ साथ बैठा है आपके आके $72 मिलियन के लिए, ये मेरा मकसद है। लेकिन आप I'm सरप्राइज कि वो एक्सरसाइज कर। और दूसरा ये है जो दूसरी इसी हवाले से आर्टिकल मेरी नजर से हुआ कि 2028 में चाइना एक सबमरीन देगा डीजल ऑपरेटेड। अब उसमें कमीशन विशन हम लेंगे, सारा कुछ करेंगे, वो वरना डीजल से ऑपरेट करने वाली आबदोज लेने का क्या फायदा। वो तो सही है सर, लेकिन वो जो 164 पाकिस्तानी मुल्क से बाहर बैठे हैं पेंशन ले रहे हैं डॉलर्स में। बिल्कुल। अरे भाई, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आरजू मेरे जख्मों पे क्यों नमक छिड़कते हैं आप, क्यों इस तरह की बातें करते हैं। जो डॉलरों के आगे ये भी बात करने लगा था, बीबीसी ने स्टोरी लिखी है कि 5 जहाज नूर खां एयरपोर्ट से असला लेकर पहले वो पहुंचे हैं साइप्रस से रोमानिया गए हैं, और आप यहां पे गोला बनाते हैं 155M, उसकी बहुत मांग है, उसको रोजाना यूक्रेनी फौज 6000 से 8000 राउंड रोजाना फायर करती है, और अमेरिका 2023 तक उनको 8 लाख राउंड दे चुका है, जिनमें मेजॉरिटी मेड इन पाकिस्तान। नॉर्थरोप ग्रूमन है कंपनी जिसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया $131 मिलियन का, $232 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट था ग्लोबल मिलिट्री है अमेरिकन फर्म है। लेकिन वो देखिए, आपकी तो भी मजे लगे हैं, डॉलरों की बारिशें हो रही हैं, प्रॉपर्टियां लिए जा रहे हैं। आप सबसे बड़ी मेरा दूसरी रिसर्च है, सर्टिफाइड हालात से, एक यहाँ पे तारक बाजवा साहब होते थे आपके मिनिस्ट्री फाइनेंस में, वो तो कहते थे कि पाकिस्तानियों के $200 बिलियन के एसेट्स बाहर मौजूद हैं, प्रॉपर्टियां 200 बिलियन। लेकिन अकॉर्डिंग टू शब्बर जैदी साहब, वो भी एक इकोनॉमिस्ट है आपके एफबीआई के, वो कहते हैं मैं गारंटी कर देता हूं नॉट अ सिंगल पेनी लेस देन $150 बिलियन। तो फिर आप ये बताएं कि आप कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप करप्ट मुल्क हैं, आप गरीब मुल्क नहीं है। आपके जो हालात हैं वो, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है सर। अभी भी खुशियां मनाई जा रही हैं सर, अभी भी खुशियां मनाई जा रही हैं कि IMF 70 या 75 करोड़ और देने वाला है। लेकिन सर साथ साथ वो जो इन्होंने किया मार्कला डायलॉग, उसमें जो डोजियर बनाया है, और वो कह रहे हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे भारत के खिलाफ कि वहां पे माइनॉरिटीज के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी तो शायद बहुत ही खुश है इनके ख्याल से, हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है। आप तो खैर माइनॉरिटी आपने छोड़ी नहीं है, मार मार के भगा दिए सारे आपने। लेकिन देखें, काकड़ साहब का ना छेड़े। मैं तो काकड़ साहब के बारे में मुझे जो रिसेंट पता चला है, इनके पास पहले अफगानी पासपोर्ट था, इनके पास और उनका पोर्टफोलियो है ये सारा डोजियर देने का यूनाइटेड नेशंस में। भाई आप इलेक्शन कराने आए हो, कराओ, घर जाओ यार, किन चक्करों में पड़ गए हो, हमें खामखा टाइम अपना भी जाया करते हो, कुछ और भी जाया करते हो, क्या करोगे जाके। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूं, दो इंटरेस्टिंग बातें। एक तो जो इमरान खान साहब के मरवत साहब वकील साहब हैं, वो जेल में उनसे मिलने गए, तो उसके बाद आधी बाटल पानी की वहां से ले आए, खान साहब की मर्जी से बाहर निकल के। उन्होंने कहा ये खान साहब की मर्जी से बाटल लेकर आया हूं, तो मैं किसी जो कमिटेड पीटीआई का कारकुन है उसको दूंगा नहीं। उसने एक जो लौंडा लपाड़ा था, उसने कहा नहीं भाई नहीं, ये किसी टैंकर में पानी डाल के तो फिर ये लोग बोतलों में आगे उनको दिया जाए। तो किसी ने एक उससे भी बड़ी स्कीम बताई, उसने कहा इस बाटल को जाके पाकिस्तान के दरियाओं में फेंक दो ताकि सारा पाकिस्तान पिए। मुर्शद अंदर कुरान पाक पढ़ के फूक रहे हैं इसके ऊपर। ये हालात है आपके पाकिस्तान के। लेकिन आज तो अदालत ने यह भी कहा है कि साइफर केस में हो सकता है कि मतलब मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। ये बातें भी की जा रही हैं। पॉसिबल ही नहीं है आरजू। यही बंदा 5 साल के बाद आपको फिर इसी तरह, जिस तरह आज मेरा
बड़ा वजीर आजम लंदन से तशरीफ ले आए, यही 5 साल बाद दोबारा वजीर आजम बनेगा। मैं गारंटी कर देता हूँ किसी और आर्मी जनरल के साथ बनेगा। इसको कौन इसको मारना होता तो अंदर इसको बाइक देते, अंदर उसको 8 कमरों का रिट्स कार्ल्टन बना के दे दिया, हॉलीडे इन, वो इस तरह करते अगर मारना होता। और दूसरी खबर सुन ले, परवेज लाई साहब की स्टेटमेंट नहीं सुनी, उन्होंने कहा मेरा कमरा इसके साथ वाला मैंने देखा है, IMF वाले रोजाना आके मिलते हैं, यूरोपियन यूनियन वाले रोजाना आके मिलते हैं। तो आप कैसे आरजू, मैं और उन्होंने यूटर्न मार लिया है परवेज लाई साहब ने, वो कह रहे मैंने नहीं कहा। भाई मारे ना मारे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन देखे ना उन्होंने बात तो कर दी ना, वरना और ऐसे बंदे को जितनी मराद दी गई है, जिस तरीके से खाने घर घर से बन के आ रहे हैं, 70 वकील मिलते हैं जाके, अब मुर्गी देसी घी में बना के दी जाती है, हफ्ते में 2 दफा बकरे की रान दी जाती है, उस बंदे को फांसी की सजा देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, जो अगली बात करना चाह रहा था जो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी, वो आपके क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने जो ईश्वर राय के बारे में बयान दिया जी, मुझे उसने छलनी करके रख दिया। मैं 21वीं सेंचुरी में मैं सोच भी नहीं सकता आरजू कि कोई फेथ बेस किसी से नफरत करे, वो भी इतनी। आपको ये चीजें रोकनी होंगी, ये खतरनाक हद तक जा रही हैं आपकी चीजें, कि लाइव टीवी पे बैठ के, खैर उसकी ये जबान से लग रहा था कि पढ़ा लिखा नहीं है, ना उसकी उर्दू ढंग की थी ना उसकी इंग्लिश ढंग की थी, और जो उसका माइंडसेट जो मैंने देखा है, मुझे इतनी तकलीफ हुई उसको देख के कि हाउ डेयर यू डू दैट। और फिर उसके बाद क्या हुआ, साथ आपके अफरीदी साहब बैठे, उन्होंने तालियां बजाई, सामने ऑडियंस ने तालियां बजाई। तो सर अफरीदी साहब कौन सा डिफरेंट है, उन्होंने अपनी बेटी के जो है वो स्टार प्लस पे कोई इंडियन ड्रामा देखने के ऊपर टीवी तोड़ दिया था, और बता रहे थे फखर से बैठ के कि जी मैंने तो टीवी तोड़ दिया, मेरी बेटी जो वो ड्रामा देख रही थी और उसमें आरती उतारी जा रही थी, तो वो देखकर अपनी जो बच्ची थी छोटी, वो देख रही थी बैठ के, उन्होंने जनाब ने टीवी तोड़ दिया, बड़े आके बता रहे थे टीवी चैनल के ऊपर। तो ये तो सबका माइंडसेट ऐसे ही। और अब वो कहते नहीं माफी मांग ली है, क्यों, क्या उन्हें जो है वो शाहिद अफरीदी ने कहा था माफी मांगने के लिए, तो वो तो वहां पे शाहिद अफरीदी तो वाह कर रहे थे पहले बैठ के। सख्त ज्यादा मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे कि जो उस बंदे ने स्टेटमेंट दी है, और मैं इस पे खैर क्या कहूं, आप इसका रोजाना इस तरह की चीजें होती, मेरे जैसे बंदे को दुख होता है कि इस दौर के अंदर जहां मैं समझता हूं कि रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है, आप जिस मर्जी में बिलीव करें, उस पर आपको जज नहीं करना चाहिए किसी को। आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि तुम्हारा मजहब गलत है और मेरा सच्चा है, मेरा गलत है तुम्हारा, ये मेरा मकसद को तुकबंद है। 21वीं सेंचुरी के अंदर ऐसी बातें कर रहे हो आप। सर बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मुझे मौका दिया जाए, मैं ज्यादा अच्छा काम करके दिखाऊंगा, ये आखिर क्या किसको रहे? ये जो नवाज शरीफ साहब को लेकर आए उन्हीं से कह रहे होंगे, देखे ना, जो उन्हीं से कहना है ना, जो जिनके पास ताकत है भाई, जिनके पास ताकत है उन्हीं से मुखातब होंगे, और वो कौन सा किसको कहना होगा। लेकिन पाकिस्तान को बचने के हालात नहीं है आरजू। में जो मैं अगले दिन एक और मैंने ऐसे पढ़ा है, मैं उसका डिस्कस करना चाहता हूँ, आप खुद फिर कंक्लूड कीजिएगा कि आप बच सकते हैं कि नहीं बच सकते। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि 1947 से लेकर हमने आईनी या हमने मैनेजमेंट में क्या क्या मिस्टेक्स की। उसमें जो देखने वाली बात थी कि 1947 में कायदे आजम साहब ने एक सिंबॉलिक गवर्नर जनरल का ओहदा ले लिया था और कंफ्यूजन पैदा कर दी थी, साथ ही लियाकत अली खान को प्राइम मिनिस्टर बना के। आज भी झगड़ा आपका, जब ये मेरा मुर्शद जब वजीर आजम था, झगड़ा 18वीं तरमीम का था। आज भी कहा जा रहा था कि सदारती, इसको खत्म करके सदारती निजाम लगाया जाए। 76 साल बनने के बाद आज भी आप कंफ्यूज हैं कि व्हाट द हेल आर वी, हम आज पार्लियामेंट्री सिस्टम है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बीच में दरमियान में मेरे एक और बहुत बड़े मोशन है जनरल अयूब खान साहब, उन्होंने एक जज की ड्यूटी लगाई थी कि यार तुम इस तरह करो, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करके कोई ऐसा सिस्टम लाओ जिसमें सारी ताकत मेरे पास हो। जस्टिस शुहाबुद्दीन क्या नाम था मेरे ख्याल में, और उन्होंने डिलीवर किया। उन्होंने कहा ये ले देखें, इसमें आरजू आज की बात नहीं है, पहले दिन से 1947 से लेकर जितने करप्ट लोग हैं सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए। जजों के साथ जर्नैल मिले हैं, जर्नैलों के साथ जज मिले हुए हैं, साले MNA हैं, बहनोई वजीर हैं, मेरा मकसद। लेकिन किसी को भी दुख वाली बात यह है, ये पाकिस्तानी नहीं है। मैं इनको पाकिस्तानी नहीं कह सकता। मुझे आप कोई डिफाइन कर दे, अपनी मां के कपड़े कौन फाड़ता है, आप उसको क्या कहेंगे?
ये 76 साल से अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं। $200 बिलियन जो बाहर चला गया, आपका क्या ख्याल है वो कौन लेकर गया? फ्रेंच ले गए, जर्मन ले गए, यहां से यही ले सर गए। वो तो इमरान खान ने कहा था कि मैं वो वापस ले आऊंगा, अभी तक तो कुछ लाए नहीं। अपने बच्चे नहीं, उसको आप उसके बच्चे नहीं आए उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में, उसने क्या लाना था? वो सैयद नवाज इमाम शाह ने जो किया, उसने कहा वो बोल ही नहीं सकता था पीरनी के सामने, इतना कमजोर हो जाता था, हर चीज वो कह देती ये करना, उसी वक्त करता था जाके। बल्कि सुना नवाज है कई मीटिंग्स में, कई जी मीटिंग्स में, पीटीआई की मीटिंग्स में ये फैसला करके जाता था, घर जाता था तो बीवी जाके आगे से नाराज होती थी, दूसरे दिन अपना चेंज कर लेता था डिसीजन। तो उसने क्या करना है, क्या किसी को देना है जिसके अकीदा ही इतना कमजोर है, जिसका जो अभी काले बकरों पे चला रहा था भाई, एटॉमिक पावर को काले बकरों पे, सीरिया कब्रिस्तानों में फेंक रहा था, ये बता इसने क्या आगे चलना है? इस्लाम इस चीज की इजाजत देता? मैं पूछना चाहता हूं किसी मौलवी साहब से कि काले जादू की गुंजाइश है आज के दौर में इस्लाम के अंदर? इजाजत देता है ये कि सीरिया फेंको जाके कब्रिस्तान में? शिरक है मेरे ख्याल में, खुदा या खुदा के उसके साथ चीजें, किसी और चीज को मिक्स करना उसके साथ। खुदा देखें, रिलीजन एक ऐसी चीज है, आपके दिल और दिमाग को सिर्फ वही जानता है, सिर्फ वही जानता है। और ये हमेशा किसी ना किसी पीर के पीछे पीछे फिर रहा होता था। बल्कि स्टोरी देख लेंगे, इसको पीरनी मिली किस तरह थी। ये पीरनी की बहन इसका काम करती थी, वो दुबई वाली जो कंप्यूटर वाला काम। उसने कहा यार तू ऐसे, मेरी तो बहन तेरा इलाज कर देगी, तू बीमार है ज़हनी तौर पे, मेरी बहन को जाके मिल ले, वो तेरे को ठीक कर देगी तुम्हें। इस तरह तो मिली थी पीरनी, क्योंकि ये पहले जेलम का पीर था, उसके पास जाता था पहले बैठने। पता नहीं कैसा है इसका। लेकिन सर किसका भरोसा करें? नवाज शरीफ साहब कहते हैं अगर मेरी गवर्नमेंट हटाई ना गई होती तो मैंने तो डॉलर को 40 या 50 रुपीस पे ले आना था। मतलब इतना, ये इतनी लंबी सर फेंक रहे हैं, ये पे तो बच्चे भी हंसते हैं। देखें, अभी आएंगे इलेक्शन में, किसी दूसरे बंदे को ओहदा तब देंगे जब अपने खत्म हो जाए। अब तो शहबाज शरीफ साहब के बच्चे खत्म हो गए थे, शहबाज शरीफ साहब के दामादों की बारियां थी भी लगी हुई, उनके जो दामाद थे वो भी अब आ रहे थे साथ, उनके ऊपर भी सफेद साफ पानी की स्कीम के उसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस है, वो भी भागा भाई यहां से लंदन। जब आपके दामाद खत्म हो जाए, साले खत्म हो जाए, भाई खत्म हो जाए, बहनोई खत्म हो जाए, इसको आप कहते हैं आप पाकिस्तान बनाएंगे आप? और डार साहब इस वक्त सारा चला रहे हैं गेम सारी, वो उसके साथ उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? मजे की बात ये है 15-20 साल तो वो लंदन में रहा है, आज उसको क्या पता पाकिस्तान के अंदर क्या पकता रहा पिछले 15-20 साल। और ये सारे ब्रिटिश हैं यार, ये सारे जो ले आए हो आप लोग उठा के, ये तो सारे ब्रिटिश हैं, इनका सारा कुछ लंदन में। इमरान खान के बेटे यहाँ नहीं है तो नवाज शरीफ के भी तो नहीं है, ये भी तो लंदन छोड़कर आए। बस ये तो भाई इनको नहीं, ये तो जो लाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए ना कि हम पाकिस्तान को कहां लेके जा रहे हैं, हम आगे पाकिस्तान कहां जाएगा। ये टेस्टेड लोग हैं, स्टोरियां मौजूद हैं, इनके रिकॉर्डिंग्स वगैरह मौजूद हैं। या तो सर लाने वाले भी तो बिजनेसमैन है ना, वो तो बस जमीनों के ठेके और उसके बाद मुख्तलिफ बिजनेसेस, पैम्पर से लेकर मटर छीलने तक काम बस यही करते हैं। वो भी अपना काम कहाँ करते हैं, तो फौज का काम आके वो है तो मिसाल बुरी है तो चीज मैं फिर भी कहता हूँ चले है तो पाकिस्तानी, लेकिन को पाकिस्तान का सोचें तो सही ना, है तो पाकिस्तानी ना, फ्रेंच तो नहीं है, ये इटालियन तो नहीं है, कसमें तो पाकिस्तान की खाते हैं ना रोजाना, सुबह शाम दोपहर, यूनिफॉर्म के ऊपर भी हर जगह पाकिस्तान पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर पाकिस्तानी बनते क्यों नहीं है? ये मेरा दुख तो ये है, हर एक की फाइल बनाई हुई है लेकिन खोली उस वक्त है जब ब्लैकमेल करना होता है। सामने कौम के रखे ये सारे लूट के मार के खा रहे हैं। मुझे आपसे ये बात पूछनी, वो जो चीफ जस्टिस है आपका पंजाब का, उसके दामाद को ईसीएल से क्यों निकाल दिया उसके नाम? 25 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, हालांकि फैसलाबाद आईएसआई ऑफिस के ऊपर अटैक करने का उसका एलिगेशन है, क्यों निकाल दिया नाम उसका आईसीएल से? सर यहाँ पे तो हाल ये, जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है। अभी वो भी खबर आपने देखी होगी, वो छोटे से बच्चे को गाड़ी दे दी उसने, लाहौर में 6 लोगों की जान ले ली, कोई पूछने वाला नहीं, ये भी निकल जाएगा। बस आरजू देखें, मैं सारा दिन तो देखें, दर हकीकत यही तो होता है कि हमारे पास, मेरे जैसे बंदे जो यहाँ बैठे हैं उनके पास हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं हर वक्त, हर चीज का कंपैरिजन सामने आ रहा होता है, खबरों में भी कंपैरिजन सामने आ रहा होता है, हमारे पास लंदन के हालात होते हैं, हमारे पास डीसी के हालात होते हैं, हमने न्यू दिल्ली में देखना होता है क्या होता है, फिर उसके बाद देखते हैं तो आप इतने कमजोर और छोटे और फ्राडी नजर आते हैं कि फिर उसका फिर दुख होता है। यही एक अलमिया है हम जैसे लोगों का कि यहाँ जो है वही दिखेंगे ना। वही दुनिया का हर कंट्री तरक्की कर रहा है, हर कंट्री तरक्की, दुनिया सारी आगे जा रही है, आप 76 साल से वापस जा रहे हैं, वापसी की तरफ।
वापसी की तरफ। मैं बल्कि आज मैं एक और, बल्कि वो मिसाल अच्छी तो नहीं, मुझे किसी ने, मैं एक आर्टिकल ये किसके बारे में पढ़ रहा था, कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान बनाने का आइडिया था, ये ओरिजिनली हिंदुओं के लिए, उनकी बेहतरी, न्यू दिल्ली को बचाने के लिए किया गया था। बचाने के लिए किस तरह? क्योंकि पठान भाई चलते थे काबुल से, तो सीधे दिल्ली चले जाते थे। उन्होंने कहा यार इनको ये सारा उठा के उधर कर दो, दीवार बना दो। अब देखे ना, तालिबान चलता है काबुल से, लेकिन इधर रुक जाता है आगे। वो यही सारी वारदात करता है पाकिस्तान में, आगे नहीं जा पाता। तो उसमें पॉइंट था उनका, वो उन्होंने जान छुड़ाई। उन्होंने कहा यार ये बार बार ये मुसलसल हिस्ट्री में हो रहा है, ये पठान ऊपर से चलते हैं बगैर ब्रेकें लगाए, सीधे इधर पहुंच जाते हैं दिल्ली में, तो ये बंद करो, ये उधर ही लड़े मरे। अब देख लेना, वो आपके आके मार रहे हैं, आपको खा रहे हैं सारा कुछ, वो बजाय आगे न्यू दिल्ली पे जाने पे या दूसरा लूटने के, आपको लूट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, जलील भी कर रहे हैं। तो सारा कुछ यही हो रहा है। उन्होंने ये दिस वाज देयर प्लान ओरिजिनली। सर वो टू नेशन थ्योरी, सर वो टू नेशन थ्योरी जो है वो बड़ी मतलब फ्लॉप साबित हुई है। अब तो बहुत लोग कहने लगे हैं कि गलत था। अभी पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने आपको शायद भेजा तो था ट्विटर पे, मैंने लगाई थी वीडियो छोटी सी उसकी प्रयागराज की, जहाँ पे मेरे परदादा का घर है। तो वो जो है जी, तो लोगों को ये समझ आ गई कि हमें वैसे ही चूरन खिला के इधर ले आए और उसके बाद हुआ कुछ नहीं। नहीं, उसमें भी स्कीम दूसरा दो, एक तो मुझे वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि ये हिंदू माइंडसेट था, उन्होंने कहा इनसे जान छुड़ाएं, क्यों ये पठान भाई जो चलते हैं सदियों से आ रहे हैं, ऊपर से निकलते हैं, ठंड आती है काबुल के आसपास, तो वो नीचे आके दिल्ली सीधा पहुंच जाते, रुकते ही नहीं रास्ते में रोकते ही कोई नहीं, उनको चैलेंज कोई नहीं करता। तो उनको कहा कि दीवार बनाओ, उधर जान छुड़ाओ। एक तो ये थ्योरी थी। दूसरी इकोनॉमिक थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी थी कि लैंड रिफॉर्म आप नहीं करना चाहते थे, आपने लैंड रिफॉर्म नहीं की। दूसरी साइड पे नेहरू साहब जो थे, उन्होंने फौरन आते ही लैंड रिफॉर्म कर दी थी। और दूसरा, मैं कल कई चीजें पता चलती रही जब देखें, नेहरू साहब ने अपनी जिंदगी के 18 साल जेल में गुजारे थे। हमारे जो लीडर जिन्ना थे, उन्होंने एक दिन भी नहीं गुजारा जेल में। फिर उसके बाद कई और चीजें, मैं फैक्ट पढ़ता रहता हूँ खासकर, बल्कि एक वक्त किसी वक्त प्रोग्राम करेंगे इस चीज पे कि हमसे 1947 से लेकर हमने आज तक क्या गलतियां की हैं, और उस वर्सेस ऑन द अदर साइड ऑफ द वाघा बॉर्डर उन्होंने 1947 से अब तक क्या किया है, जिसकी वजह से दे आर टचिंग द स्काई। हम पूरा सेगमेंट इस पे करेंगे। हम रीडिंग अ बुक ऑन इट, मैटर ऑफ फैक्ट, इसी के ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस के मिस्टेक्स एक नहीं है, कई की हम लोग, एक नहीं मिस्टेक कई की। 1947 से ही पहले 8 महीने के अंदर, मैं एक छोटी सी मिसाल टीजर दे दूंगा आपको, कि आपने पहले आते ही 8 महीने के अंदर अंदर 2 असेंबलियां आपने खत्म कर दी थी। एक NWFP जो सूबा सरहद है आपका जो, और दूसरी सबसे पहला वो सूबा जो सिंध आपके साथ हिस्सा बना था, आपने उसकी असेंबली डिसॉल्व कर दी पहले 8 महीने के अंदर। और जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे अयूब खोड़ो साहब, आपने सबसे पहले, आपकी गंदी सियासत, करप्शन के विक्टिम वो थे, आपने उनको फंसाने की बहुत कोशिश की। जब ना फंसे, एक टाइपराइटर चोरी करने के इल्जाम में 2.5 साल जेल में उनको रखा अयूब खोड़ो। तो मैं इस तरह की चीजें कई आपको बताऊंगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, ये आज का नहीं है कुछ भी। आप एक आज के हालात को आप नहीं कह सकते, आपका 1947 से हालात खराब थे। बल्कि मैं उसके बाद बताऊंगा आपको कि पहला डेलीगेशन अमेरिका में जो भेजा गया था, पहले साल ही $2 बिलियन मांगा था आपने। वो मिस्टर लाइक जो आए थे साथ, और इस्फहानी साहब यहाँ पे उस वक्त एम्बेसडर थे। तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर क्या क्या उनसे किस तरह आप पैसे मांगते रहे, $2 बिलियन उस वक्त। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आपकी आर्मी आई तो आपकी आर्मी के साइजेस क्या थे। फिर उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी आर्मी का इंडियन आर्मी के साथ डिफरेंस क्या है। आपकी इंपीरियल आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी है, अभी तक आपकी आर्मी जो है वो ब्रिटिश है। इंपीरियल आर्मी और पीपल्स आर्मी के अंदर क्या फर्क होता है, ये पूरा सेगमेंट इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली हम ये करेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।